जरा सोचिए कि एक महिला अस्पताल के बिस्तर पर बेसूध पड़ी है। शारीरिक रूप से वो एक मनोरोग वार्ड में है। चारों तरफ दवाओं की गंध है, मशीनों की आवाजें हैं, और वो एक बेहद दर्दनाक और प्रताड़ना भरी जिंदगी से भागकर यहाँ पहुंची है। लेकिन अगर हम उसकी चेतना के अंदर झांक सकें तो वो वहां है ही नहीं। अपने मन में या शायद किसी और ही आयाम में वो 19वीं सदी के इंग्लैंड में एक बहुत ही अमीर और सम्मानित लॉर्ड की पत्नी है। बिल्कुल। वो शानदार गाउन पहने हुए है, हरे भरे बगीचों में टहल रही है और पूरी तरह से खुश है। आधुनिक विज्ञान और हम सभी इसे तुरंत मतिभ्रम या मतलब पागलपन का नाम दे देंगे। हाँ, हम कहेंगे कि उसका टूटा हुआ दिमाग खुद को बचाने के लिए एक भ्रम पैदा कर रहा है। सही बात है। लेकिन आज 29 मार्च 2026 की इस गहरी चर्चा में हमारा स्रोत कुछ और ही कहता है। हम वादिम जीलैंड की मशहूर अवधारणा रियलिटी ट्रांसर्फिंग के 8वें अध्याय जिसका नाम स्लाइड्स है, उस पर बात कर रहे हैं। और ये चर्चा रियलिटी ट्रांसफॉर्मिंग टीवी यूट्यूब चैनल के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। बिल्कुल। और जीलैंड के अनुसार वो महिला सिर्फ कल्पना नहीं कर रही है, वो वास्तव में एक ऑल्टरनेटिव स्पेस में जी रही है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इंसान का दिमाग और उसकी धारणाएं हैं उसकी असल वास्तविकता का निर्माण करती हैं। और उससे भी जरूरी बात यह है कि कैसे इस पूरे सिस्टम को हैक करके एक मनचाहा जीवन बनाया जा सकता है। हाँ, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये विषय मुझे बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। इस पूरी अवधारणा का सबसे शक्तिशाली हिस्सा ये है कि ये सिर्फ कोई हवाई दार्शनिक बात नहीं है। ये सीधे तौर पर इंसान के रोजमर्रा के अनुभवों से जुड़ी है। तो उस महिला के उदाहरण को हम कैसे समझें? जब हम उस महिला को देखते हैं तो जीलैंड का ऑल्टरनेटिव स्पेस का सिद्धांत ये समझाता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा सूचना क्षेत्र है जहां हर संभव वास्तविकता पहले से मौजूद है। मतलब हर वो चीज जो हो सकती है वो वहां है। बिल्कुल। जब कोई सपने देखता है या जब कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति मतिभ्रम का शिकार होता है तो उनकी चेतना वास्तव में उस ऑल्टरनेटिव सेक्टर के किसी खास हिस्से की यात्रा कर रही होती है। इसे उन्होंने वर्चुअल सेक्टर कहा है। तो उनके लिए वो अनुभव पूरी तरह से वास्तविक होता है। 100% वास्तविक, उतना ही ठोस जितना हमारे लिए इस वक्त ये बातचीत। उनका दिमाग सिर्फ सोच नहीं रहा है, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो गया है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि मानसिक रूप से बीमार लोग अक्सर एक अलग वास्तविकता का अनुभव कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही भारी विचार है कि जिसे हम पागलपन कहते हैं वो शायद किसी और चैनल का प्रसारण है जिसे हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। सही कहा आपने। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर उस महिला की चेतना सच में उस 19वीं सदी के वर्चुअल सेक्टर में थी और वो वहाँ इतनी खुश थी, तो वो वास्तविकता उसकी भौतिक दुनिया में यानी उस अस्पताल के कमरे में प्रकट क्यों नहीं हुई? यही वो सबसे बड़ा पेंच है। मतलब वो असल जिंदगी में उस अंग्रेज लॉर्ड से क्यों नहीं मिली? और यही वो बारीक रेखा है जो कल्पना और वास्तविकता के निर्माण के बीच का अंतर तय करती है। किसी भी विचार या वर्चुअल वास्तविकता को इस भौतिक दुनिया में खींचकर लाने के लिए एक बहुत ही विशिष्ट ऊर्जा की जरूरत होती है। कैसी ऊर्जा? ये ऊर्जा तब पैदा होती है जब इंसान के दिल और दिमाग के बीच पूर्ण सामंजस्य हो। उस महिला के मामले में उसका दिमाग एक आदर्श जीवन चाहता था, लेकिन उसका दिल, उसका अचेतन मन या उसका दिल गहरी चोट और प्रताड़ना से भरा हुआ था। दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। भौतिक दुनिया और उस वर्चुअल सेक्टर के बीच की दूरी इतनी विशाल हो गई थी कि उसे हकीकत में बदलने के लिए जितनी मानसिक ऊर्जा चाहिए थी वो उसके पास नहीं थी। अच्छा, तो उसकी चेतना उस दूसरी दुनिया में तो चली गई, लेकिन वो उसे इस भौतिक स्तर पर मैनिफेस्ट नहीं कर पाई, यानी प्रकट नहीं कर पाई। यानी दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और सोच रहा है, और इस टकराव में वास्तविकता का निर्माण रुक जाता है। इसे सुनकर मुझे उस मशहूर बिल्लियों के बच्चे वाले वैज्ञानिक प्रयोग की याद आ रही है जिसका जिक्र स्रोत सामग्री में किया गया है। हाँ, वो प्रयोग बहुत ही अहम है। ये प्रयोग इस बात को इतनी अच्छी तरह समझाता है कि कैसे हम सिर्फ वही देख पाते हैं जिसके लिए हमारा दिमाग प्रोग्राम किया गया है। बिल्कुल। वैज्ञानिकों ने कुछ नवजात बिल्लियों को जन्म से ही एक ऐसे खास कमरे में रखा जहां सिर्फ वर्टिकल यानी खड़ी रेखाएं थी। दीवारों पर, दरवाजों पर, हर जगह सिर्फ खड़ी लाइनें।
और एक दूसरे समूह को ऐसे कमरे में रखा गया जहां सिर्फ हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी रेखाएं थीं। और इस प्रयोग का नतीजा सच में हैरान करने वाला था। जब वे बिल्लियां थोड़ी बड़ी हुईं और उन्हें एक सामान्य कमरे में लाया गया जहां कुर्सियां और मेज रखे थे, तो एक अजीब घटना हुई। जो बिल्ली सिर्फ खड़ी रेखाएं देखकर बड़ी हुई थी, उसका क्या हुआ? वह बार-बार कुर्सियों के आनी हिस्सों से टकरा रही थी। वो उनके ऊपर से कूदने के बजाय सीधे उनमें जा भिड़ती थी। क्योंकि उसके दिमाग ने आड़ी रेखाओं को कभी प्रोसेस ही नहीं किया था। बिल्कुल, उसके विजुअल कॉर्टेक्स में आड़ी रेखाओं को समझने का कोई न्यूरल नेटवर्क ही नहीं बना था। उसके लिए इस दुनिया में आड़ी रेखाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूँ तो हमारा बचपन का अनुभव हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। सही बात है। और जो कोड उस सिस्टम में लिखा ही नहीं है, हम उसे बाहर की दुनिया में देख ही नहीं पाते, भले ही वह हमारे ठीक सामने क्यों ना हो। और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के सीमित कोडिंग के कारण इंसान दुनिया को वैसी नहीं देखता जैसी वो है, बल्कि वो दुनिया को वैसी देखता है जैसा वो खुद है। यहीं से वादिम ज़ेलेन का स्लाइड्स का कॉन्सेप्ट तस्वीर में आता है। तो ये स्लाइड्स असल में काम कैसे करती है? देखिए, चूंकि हमारा दिमाग अपनी बचपन की कोडिंग और पुराने अनुभवों के बाहर कुछ नहीं देख पाता, इसलिए हम अनजाने में अपनी ही कमियों, डरों और मान्यताओं का एक चश्मा पहन लेते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा नजरिया एक पुराने जमाने के वीडियो प्रोजेक्टर में लगी एक स्लाइड की तरह है। बाहर की दुनिया से जो भी रोशनी या जानकारी आती है, वो पहले स्लाइड से होकर गुजरती है। और जो चित्र छनकर हमारे दिमाग के पर्दे पर बनता है, हम उसे ही परम सत्य मान लेते हैं। एकदम सही। और अक्सर ये नकारात्मक स्लाइड तब बनती हैं जब हम किसी कमी को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं। मतलब किसी बात को हद से ज्यादा सीरियसली ले लेना? हाँ, मान लीजिए कि किसी इंसान को अपनी नाक की बनावट पसंद नहीं है, या उसे लगता है कि वो अच्छी तरह अंग्रेजी नहीं बोल पाता। जब वो इस कमी को बहुत ज्यादा अहमियत देने लगता है, तो उसका दिमाग एक फिल्टर तैयार कर लेता है। तो अब अगर वो किसी पार्टी में जाता है और कोने में खड़े दो लोगों को हंसते हुए देखता है, तो वास्तविकता में शायद वे किसी चुटकुले पर हंस रहे हों, लेकिन उस इंसान की नेगेटिव स्लाइड उस दृश्य को विकृत कर देगी। उसे लगेगा कि वे दोनों उसकी नाक या उसकी अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही आम बात है। हम सब कभी न कभी ऐसा करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक तंत्र काम कर रहा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कमी को बहुत अधिक महत्व देता है, तो वो अपने आसपास एक तरह का मानसिक दबाव पैदा कर लेता है। और उसका दिमाग हर समय सतर्क रहता है, उन्हीं चीजों को ढूंढता है जो उसके डर को सच साबित कर सकें। बिल्कुल। फ्रांस के मशहूर चित्रकार हेनरी डी टुलूज लॉट्रेक की कहानी इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। हाँ, मैंने स्रोत में उनके बारे में पढ़ा था। उनके साथ क्या हुआ था? बचपन में एक दुर्घटना के कारण उनके दोनों पैर टूट गए थे। उनकी शारीरिक वृद्धि हमेशा के लिए रुक गई थी। वे एक बौने की तरह दिखते थे। सालों तक वे इस बात को लेकर गहरे अवसाद में रहे हैं। जो कि एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में ऐसा ही महसूस करेगा। सही बात है। ये उनकी जिंदगी की सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी नेगेटिव स्लाइड थी। उन्हें लगता था कि जो भी उन्हें देखता है, वो केवल उनके छोटे पैरों और उनकी विकलांगता को ही देख रहा है। लेकिन फिर चीजें बदलीं कैसे? कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उनकी ये पीड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। एक दिन उन्होंने इस बात से लड़ना छोड़ दिया। मतलब उन्होंने हार मान ली? हार नहीं मानी। उन्होंने अपने छोटे पैरों और अपनी शारीरिक बनावट के महत्व को पूरी तरह से शून्य कर दिया। ज़ेलेन के अनुसार उन्होंने अपनी उस नेगेटिव स्लाइड को ही तोड़ दिया। तो क्या उनके पैर रातों रात लंबे हो गए? नहीं, उनकी भौतिक वास्तविकता वैसी ही थी। लेकिन क्योंकि उनके अपने दिमाग में उस विकलांगता का महत्व खत्म हो गया था, इसलिए चमत्कारिक रूप से बाकी दुनिया के लिए भी उसका महत्व खत्म हो गया। ओहो, ये बहुत गहरी बात है। उनकी ऊर्जा बदल गई। उनका आत्मविश्वास और उनका कलात्मक हुनर इतना प्रखर हो गया कि वे पेरिस के समाज में और विशेष रूप से महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उन्होंने मशहूर मॉलिन रूज कैबरे की स्थापना की। तो इस सब का असल मतलब क्या है? दुनिया ने उन्हें एक विकलांग के रूप में देखना बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने खुद को उस रूप में देखना बंद कर दिया था। बिल्कुल। ये उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये हमें बताता है कि हम असल में दुनिया से नहीं बल्कि अपने खुद के बनाए हुए फिल्टर से लड़ रहे हैं। अगर मैं इसे आज की डिजिटल दुनिया से जोड़कर एक एनालॉजी दूं, तो बताइए। ये ऐसा है जैसे हमने सोशल मीडिया के किसी ऐप पर गलती से एक अगली फिल्टर चालू कर दिया है। अगली फिल्टर? हाँ। मतलब बदसूरत वाला फिल्टर। हाँ। अब हम फोन का कैमरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और हमें हर इंसान हर जगह उसी भद्दे फिल्टर से होकर दिखाई दे रही है। बहुत ही सटीक उदाहरण है।
हम परेशान हो रहे हैं कि दुनिया इतनी बुरी क्यों है, लोग हमें इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि 90% लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। बिल्कुल सही। वे हमारी कमियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वे तो खुद अपने अपने अगली फिल्टर से परेशान हैं। एकदम सही। इसे अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं, तो मनोविज्ञान बताता है कि इंसान अक्सर अपनी इस नेगेटिव स्लाइड का प्रोजेक्शन दूसरों पर करने लगता है। दूसरों पर प्रोजेक्शन? वो कैसे? जो कमियां या बुराइयां हमें अपने अंदर पसंद नहीं होती और जिनका सामना करने की हिम्मत हम में नहीं होती, हम अचेतन रूप से वही कमियां दूसरों में ढूंढने लगते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई व्यक्ति अंदर से अपनी ईमानदारी को लेकर असुरक्षित है, तो उसे हर दूसरा व्यक्ति बेईमान नजर आएगा? बिल्कुल। वो दूसरों को ताने मारेगा, उनकी आलोचना करेगा। ये सब सिर्फ इसलिए होता है ताकि उसे खुद को आईने में ना देखना पड़े। वो अपनी स्लाइड की गंदगी को पूरी दुनिया पर थोप देता है। तो अब तक की चर्चा से ये तो बहुत साफ हो गया है कि ये नेगेटिव स्लाइड हमारी जिंदगी को एक बुरी फिल्म बना रही है जिसमें हम खुद ही विलेन हैं। सही कहा। अब सबसे बड़ा और व्यावहारिक सवाल ये आता है कि इस पुराने प्रोजेक्टर को खोलकर इसमें एक नई पॉजिटिव स्लाइड कैसे डाली जाए। हम अपनी उस पुरानी कोडिंग को कैसे बदलें? यहीं पर स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा का जिक्र आता है। उसे कहते हैं पाने की इच्छा या द विल टू हैव। द विल टू हैव, ये क्या है? ये ट्रांसर्फिंग के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक है। एक पॉजिटिव स्लाइड बनाने का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी और इंसान की नकल करने लगे। इसका मतलब है अपने खुद के गुणों का सबसे बेहतरीन संस्करण बनने की अनुमति देना। और ये अनुमति कहाँ से आती है? ये अनुमति आती है पाने की इच्छा से। इसे समझने के लिए ट्रांसक्रिप्ट में दिए गए उस बेघर व्यक्ति के उदाहरण को देखते हैं। हाँ, वो क्रिसमस वाला उदाहरण। एक बेघर व्यक्ति कड़ाके की ठंड में सड़क पर खड़ा है और एक बड़े से घर की खिड़की के अंदर देख रहा है। अंदर एक शानदार क्रिसमस टेबल सजी है, लोग हंस रहे हैं, खाना खा रहे हैं। वो बाहर से उस मेज को देख सकता है। वो उसकी कल्पना भी कर सकता है। लेकिन क्या वो खुद को उस घर के अंदर जाने और उस मेज पर बैठने की अनुमति दे सकता है? वो शायद सपने में भी खुद को वहां नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत कहेगा, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मेरे कपड़े फटे हैं, मैं इस लायक नहीं हूं। एकदम सही। और जब तक वो मानसिक रूप से खुद को उस मेज पर बैठने के योग्य नहीं मानता, जब तक उसके अंदर वो गहरा विश्वास नहीं आता कि वो भी उस गर्माहट और उस भोजन का हकदार है, तब तक बाहरी दुनिया उसे वो मौका कभी नहीं देगी। ये बहुत ही दुखद है, लेकिन सच है। इसके ठीक विपरीत, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें और 1980 के दशक के अंत में रूस के पेरिस्ट्रोइका के दौर पर नजर डालें, तो हमें पाने की इच्छा का एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण देखने को मिलता है। रूस के अरबपतियों वाला मामला है ना? हाँ। जब सोवियत संघ का पतन हो रहा था, तो अचानक देश की अपार संपत्ति, तेल, गैस, खदानें चंद लोगों के हाथों में चली गईं, जो बाद में अरबपति बन गए। तो क्या वे लोग बहुत पढ़े लिखे या समझदार थे? नहीं, ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में कोई बड़ी डिग्री ली थी। वहां कई प्रोफेसर और बुद्धिजीवी थे जो खाली हाथ रह गए। तो फिर उन गिने चुने लोगों के पास ऐसा क्या था जो बाकी देश के पास नहीं था? उनके पास कोई अपराध बोध नहीं था। उनके पास कोई मानसिक रुकावट नहीं थी जो उन्हें बताती हो कि वे इस संपत्ति के हकदार नहीं हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ पाने की इच्छा थी। मतलब उन्होंने बस जाके चीजें ले ली? उन्होंने उस अराजकता के बीच बस अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ये मेरा है। समाज अक्सर हमें बचपन से सिखाता है कि पैसा बुरी चीज है, या बड़ी सफलता पाने के लिए हमें बहुत पीड़ा सहनी होगी। हाँ, ये भी तो नेगेटिव स्लाइड्स ही हैं। बिल्कुल, ये स्लाइड्स हमें पाने की अनुमति नहीं देती। उन रूसी अरबपतियों ने अनजाने में ही सही, लेकिन अपने दिल और दिमाग के बीच एक पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर लिया था। बाहरी इरादे तभी काम करते हैं जब दिल और दिमाग दोनों मानते हैं कि इंसान उस चीज का हकदार है। एक मिनट, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इस पे थोड़ा पुशबैक दूं, तो क्या ये सिर्फ अहंकार को बढ़ावा देना नहीं है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मेरा मतलब है, क्या कोई बिना मेहनत किए सिर्फ दिमाग में ये मानकर कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का हकदार हूं, सब कुछ पा सकता है? क्या ये ख्याली पुलाव पकाना नहीं है? नहीं, यहीं पर हमें अहंकार और अनुमति के बीच का फर्क समझना होगा। अहंकार हमेशा तुलना पर आधारित होता है। अहंकार कहता है, मैं बाकियों से बेहतर हूं, इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए। इसमें तो दूसरों को नीचा दिखाने की भावना है। सही कहा। दूसरी ओर ज़ेलैंड, जिसे पाने की इच्छा कहते हैं, वो एक शांत आत्मस्वीकार्यता है। ये खुद को अनुमति देना है
कि इस ब्रह्मांड में मेरी भी जगह है और मैं अच्छाई का हकदार हूं। बिना किसी से लड़े अपनी कीमत समझना। बिल्कुल। और जहां तक बिना मेहनत किए सब कुछ पाने की बात है, तो ये सिद्धांत काम से भागने को नहीं कहता। ये उस काम को बिना किसी आत्मसंदेह के करने को कहता है। जब एक इंसान खुद को अनुमति दे देता है तो उसकी मेहनत संघर्ष नहीं लगती, वो एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाती है। बहुत ही स्पष्ट बात कही आपने। यानी जब दिल कहता है मैं इसके लायक हूं और दिमाग कहता है मुझे ये चाहिए, तब दोनों मिलकर काम करते हैं। एकदम सही। तो मान लीजिए कि किसी इंसान ने खुद को अनुमति दे दी है और एक नई चमकदार पॉजिटिव स्लाइड तैयार कर ली है। अब वो इसे वास्तविकता में कैसे उतारे? यहीं पर ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन या कल्पना करने की प्रक्रिया में गलती कर बैठते हैं। वो कैसे? स्रोत के अनुसार विजुअलाइजेशन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिर्फ दिन में सपने देखना, जैसे बादलों को देखकर ख्याली महल बनाना। वो तो पूरी तरह से बेकार है ना? हाँ, क्योंकि व्यक्ति अचेतन रूप से जानता है कि ये कभी सच नहीं होगा। दूसरा तरीका है अपने सपने को एक फिल्म की तरह देखना। मतलब मैं एक बड़े से घर की कल्पना कर रही हूँ, लेकिन बाहर से। बिल्कुल। आप कल्पना करते हैं कि आप घर के मालिक हैं, लेकिन आप उस पूरी कल्पना को एक दर्शक की तरह बाहर से देख रहे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ब्रह्मांड आपकी इस कल्पना को सच तो करता है, लेकिन किसी और के लिए। अरे, मतलब मैं असल जिंदगी में वो बड़ा घर देखूंगी, लेकिन वो किसी दोस्त या पड़ोसी का होगा। हाँ, और आप असल में भी उसे सिर्फ दूर से ही देख रहे होंगे। तो फिर तीसरा और सही तरीका क्या है? तीसरा तरीका है उस फिल्म में खुद अभिनय करना। आप घर के अंदर हैं, आप अपने हाथों से फर्नीचर को महसूस कर रहे हैं, आप रसोई में जाकर कॉफी बना रहे हैं, आप बगीचे से सेब तोड़कर खा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से उस पल को जीना। बिल्कुल। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ी गलती की तरफ ध्यान दिलाता है। ज्यादातर लोग केवल अपने अंतिम लक्ष्य पर सारा ध्यान लगा देते हैं। लक्ष्य पर ध्यान लगाना तो अच्छी बात है ना? नहीं, यहाँ इच्छा और इरादे में बहुत बड़ा फर्क है। इच्छा केवल एक विचार है। आप बैठकर सोच सकते हैं कि आप अपना हाथ उठाना चाहते हैं, लेकिन हाथ नहीं उठेगा। तो इरादा क्या है? इरादा हाथ को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। जब लोग केवल एक सूटकेस पर पैसों की कल्पना करते हैं तो वो केवल इच्छा कर रहे होते हैं। ट्रांसर्फिंग कहती है कि आपको अंतिम लक्ष्य की नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया की कल्पना करनी होगी जो आपको उस लक्ष्य तक ले जाएगी। मुझे स्रोत में दी गई उस माँ और बच्चे वाली मिसाल याद आ रही है। हाँ, वो बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जब एक माँ अपने नवजात बच्चे को देखती है तो वो सिर्फ ये सोचकर खुश नहीं होती कि उसका बच्चा 25 साल का होकर कैसा दिखेगा। बिल्कुल नहीं। वह उसे रोज पालने, उसे खिलाने और हर दिन बड़ा होते हुए देखने की पूरी प्रक्रिया का आनंद लेती है और उसकी कल्पना करती है। इसी को कहते हैं प्रक्रिया पर ध्यान देना। इससे और भी आसान तरीके से समझने के लिए एक एनालॉजी दूं, ये बिल्कुल एक वीडियो गेम खेलने जैसा है। हाँ, बताइए। मान लीजिए आपने अभी-अभी एक नया गेम शुरू किया है। आपके पास सिर्फ एक लकड़ी की तलवार है और आप लेवल 1 पर हैं। गेम का अंतिम बॉस लेवल 100 पर है। अब अगर आप लेवल 1 पे खड़े होकर सिर्फ उस अंतिम बॉस को हराने की कल्पना करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संभावना है कि आप लेवल 1 की किसी गड्ढे में गिरकर ही हार जाएंगे। बिल्कुल। आपको उस लेवल को पार करने की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा जिस पर आप वर्तमान में हैं। आपको लेवल 2 के दरवाजे तक पहुंचने का इरादा रखना होगा। स्रोत सामग्री में इसी तरीके को ट्रांसफर चेन्स कहा गया है। ये ट्रांसफर चेन्स का बहुत ही सटीक वर्णन है। वास्तविकता के निर्माण में आप सीधे ए से जेड तक छलांग नहीं लगा सकते। आपको एक-एक कड़ी चिमटनी होगी। बिल्कुल। आपको अपनी वर्तमान स्थिति से जुड़े अगले तार्किक कदम की प्रक्रिया की कल्पना करनी होगी। अगर आप एक नदी को पार कर रहे हैं तो आप नदी के बीच से सीधा शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं कर सकते, वरना आप बस भटक जाएंगे। हाँ, आपको बहाव के साथ एक एक पत्थर पर पैर रखते हुए आगे बढ़ना होगा। यही इरादे की असली शक्ति है। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने सीखा कि कैसे वास्तविकता भ्रम से अलग है और कैसे महत्व हमारी स्लाइड को विकृत करता है। और हमने पाने की इच्छा को भी समझा। और सबसे जरूरी बात, हमने ये जाना कि असली जादू अंतिम लक्ष्य को घूरने में नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने की प्रक्रिया की कल्पना करने में है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। कैसा सवाल? स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंत में ब्रह्मांड से मिलने वाले संकेतों का जिक्र है। हम इंसान हमेशा अपने आसपास संकेतों को ढूंढते रहते हैं ना? हाँ, हम अक्सर कहते हैं कि अरे मुझे ये संकेत मिला है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन क्या होगा अगर वो संकेत हमारे अंतिम लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि केवल ट्रांसफर चेन के हमारे वर्तमान कदम के लिए हों? ओहो, मतलब अगले कदम के लिए। बिल्कुल।
क्या हम भविष्य में बहुत दूर देखने के चक्कर में आज हमारे ठीक सामने मौजूद सही रास्ते को गलत पढ़ रहे हैं? हम उन छोटे संकेतों को अपनी बड़ी मंजिल से जोड़ने की जिद करते हैं और निराश हो जाते हैं। जबकि असल में वो संकेत तो बस अगला एक कदम उठाने के लिए थे। ये सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। सही बात है। हम हमेशा दूरबीन लगाकर चांद को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमारे पैरों के पास रखे पत्थर को नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमें अगली सीढ़ी तक ले जा सकता था। तो इस शानदार अध्ययन के बाद हम सभी को ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव स्लाइड चल रही है। उस पुरानी स्लाइड को पहचानिए, उसे निकालिए और आज ही एक पॉजिटिव स्लाइड बनाइए। और वो पहला छोटा कदम उठाइए। बिल्कुल। अगली चर्चा तक खोजते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।